नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने की। वो पन्ना जो सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि पूरे संविधान का सार है, उसकी आत्मा है। जी हाँ, आज हम समझेंगे प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल को। कभी सोचा है कि इतने बड़े, इतने विविध देश के सारे सपनों, सारे आदर्शों और वादों को सिर्फ 87 शब्दों में कोई कैसे समेट सकता है? ये तो एक जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू को, इन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालखीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को हमारे संविधान का पहचान पत्र कहा था। मतलब जैसे आपका आई कार्ड आपकी पूरी पहचान बता देता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान और हमारे देश की पहचान बताती है। और मजे की बात यह है कि पालखीवाला जी ने ये बात उस मशहूर केशवानंद भारती केस में कही थी, जिसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। वो एक केस था जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। देखिए, जैसे किसी भी किताब को समझने के लिए उसकी भूमिका, उसका प्रीफेस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान की भूमिका है। पर सवाल ये है कि ये आई कहाँ से? इसकी प्रेरणा हमें दो जगहों से मिली। इसका जो आइडिया है वो आया अमेरिका के संविधान से, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल से। लेकिन हमारी प्रस्तावना का असली आधार बना जवाहरलाल नेहरू जी का पेश किया गया उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ, प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद सबसे आखिर में अपनाया गया था। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि ये पूरे संविधान का सही आईना है, ना कि सिर्फ एक परिचय। और हाँ, इसकी जो ये खूबसूरत लिखावट है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की है, और इस पर जो अद्भुत कलाकारी है वो राम मनोहर सिन्हा जो की देन है। अब जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इन 87 शब्दों को हम 4 मेन हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। ये 4 हिस्से मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं कि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है, भारत असल में कैसा देश बनेगा, ये अपने नागरिकों से क्या क्या वादे करता है और इसे अपनाया कब गया। तो ये है वो 4 हिस्से। पहला, शक्ति का स्रोत, मतलब इस संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? जवाब है, हम भारत के लोग से। दूसरा, हमारे देश का नेचर कैसा होगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन भारी शब्दों का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। तीसरा, इस संविधान का मकसद क्या है, ये अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। और चौथा, इसे अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949। चलिए अब एक एक करके इन सबको खोलते हैं। आइए अब दूसरे हिस्से पर फोकस करते हैं, भारत का स्वरूप। ये 5 शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हमारे देश के अंदर क्या होगा और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इस पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। वैसे तो ये शब्द 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन इसकी जो सोच है वो हमारे संविधान में शुरू से ही थी। भारत का समाजवाद एकदम अलग है, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसका मकसद है सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर गरीबी, बीमारी और असमानता को खत्म करने के लिए काम करें। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। अब इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया में सेक्युलरिज्म के 2 मॉडल हैं। एक है पश्चिमी मॉडल, जहां सरकार और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत का मॉडल पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और जरूरत पड़ने पर सबको बराबर समर्थन भी देगी। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। अब लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग सीधे फैसले लेते हैं, जैसा स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में होता है। और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे भारत जैसे विशाल और विविध देश ने अपनाया है। यहाँ हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं। और 5वां खंबा है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, वो चुना हुआ होगा। वो किसी राजा या रानी की तरह नहीं होगा जो किसी खास परिवार में पैदा होने से उस पद पर बैठे। देश का कोई भी नागरिक अपनी काबिलियत से राष्ट्रपति बन सकता है। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा देश कैसा होगा।
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये संविधान अपने नागरिकों से क्या वादा करता है। प्रस्तावना हर भारतीय को 4 महान चीजें देने का वादा करती है। पहला वादा है न्याय का, और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय, मतलब किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, रंग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को वोट देने का और सरकार में अपनी आवाज उठाने का बराबर हक मिलेगा। ये जो विचार हैं, ये हमने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर लिए हैं। अब आते हैं अगले 3 वादों पर, जिन्हें समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इस एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये एक त्रिमूर्ति की तरह हैं। मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। देखिए, उनका तर्क कितना शानदार था। जरा सोचिए, अगर समानता के बिना सिर्फ आज़ादी हो तो क्या होगा? कुछ ताकतवर लोग बाकी सब पर हावी हो जाएंगे। और अगर आज़ादी के बिना सिर्फ समानता हो तो फिर इंसान की अपनी पहचान, उसकी कुछ करने की इच्छा, वो सब खत्म हो जाएगी। और इन दोनों को जो चीज़ असल में मुमकिन बनाती है, वो है बंधुत्व, यानी भाईचारा। ये वो एहसास है कि हम सब एक हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। प्रस्तावना सिर्फ कुछ सुंदर शब्द नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। इसकी ताकत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दशकों तक जबरदस्त बहस चली है। चलिए इस दिलचस्प कानूनी कहानी पर एक नजर डालते हैं। 2 सबसे बड़े सवाल हमेशा से यही रहे हैं। पहला, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और दूसरा, अगर है तो क्या संसद इसे आर्टिकल 368 के तहत बदल सकती है, जैसे वो संविधान के दूसरे हिस्सों को बदलती है? इन सवालों के जवाब आज भी बहुत मायने रखते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1960 में बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस फैसले ने न सिर्फ ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अटूट हिस्सा है, बल्कि बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया। इसी फैसले के बाद 1976 में 42वें संशोधन से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। और आखिर में 1995 में LIC मामले में कोर्ट ने फिर से पक्के तौर पर कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो आखिरी फैसला क्या है? आखिरी फैसला ये है कि हाँ, संसद प्रस्तावना में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। मतलब वो उन बुनियादी सिद्धांतों को हाथ भी नहीं लगा सकती जिन पर हमारा पूरा राष्ट्र टिका हुआ है। तो हमने प्रस्तावना के बारे में आज बहुत कुछ सीखा है। ये हमारे आदर्शों की, हमारे वादों की कहानी है। अब समय है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, जरा सोचिए, वो कौन सा ऐतिहासिक केस था जिसने न सिर्फ प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना, बल्कि उसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी घोषित कर दिया? ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। और सही जवाब है केशवानंद भारती मामला 1973। ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है। और आज का आखिरी सवाल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो त्रिमूर्ति है जिसके बारे में हमने बात की, ये महान आदर्श दुनिया की किस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित थे? इसका जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। इन शब्दों ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो हमारी प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता वादा है भारत के लोगों का, भारत के लोगों के लिए। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं।